बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, एक नए दिन का आगाज करने के लिए तैयार हैं और एक्सप्रेसो लगाकर अरमला हसन के साथ है। मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अरमला हसन। आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने अपने मुंह से बताना होता है, मेरा नाम है, मैं बताऊंगी। उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। और आज फ्राइडे है, जुम्मा है। आज फ्राइडे है, फ्राइडे का मतलब कल क्या होगा? कल आज से वीकेंड स्टार्ट हो जाता है। मतलब फ्राइडे से वीकेंड वाइब्स आना शुरू हो जाती है और बहुत सारे लोग प्लानिंग्स भी शुरू कर देते हैं। और चूंकि बहुत सारे लोगों को छुट्टियां भी हैं और साथ साथ जो सियाहती मकामात है वो भी खुले हैं, तो बेहतर प्लान हो सकता है वीकेंड। आउटडोर डाइनिंग भी खुल गई है। आउटडोर डाइनिंग भी खुल गई है मेरे पास बताने के लिए। आज पहले इतना कुछ है, ऊपर से आउटडोर डाइनिंग भी आ गई है बीच में। अच्छा खैर, आज 28 मई है और पाकिस्तान ने आज के दिन एटमी धमाके किए थे। हम इसे यौम तकबीर के तौर पे मनाते हैं। पाकिस्तान के वो तमाम इदारे, पाकिस्तान के वो तमाम साइंसदान, पाकिस्तान की वो तमाम क़यादत जिसने इसमें हिस्सा लिया और पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाने में किसी भी स्टेज के ऊपर किसी भी साल में अपना किरदार अदा किया, वो खिराज तहसीन की मुस्तहिक है। और आज का दिन इस बात की हमें याद भी कराता है कि हम एक ऐसी कौम है कि अगर हम एक फैसला कर ले कि हमने कोई बहुत बड़ी चीज़ अचीव करनी है तो हम कर लेते हैं, लेकिन बस फैसला करने में हमें कभी कभार देर हो जाती है। बट इट्स अ बिग डे फॉर पाकिस्तान। अचीवमेंट से याद है पीएसएल भी हो रहा है फाइनली अब जब हो जाएगा तो ये अचीवमेंट होगी। और ये नहीं, थोड़ी अचीवमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं क्योंकि कल हमने देखा था बहुत सारे मामलात कुछ उलट पुलट हमें नजर आए। कुछ फ्लाइट्स का इशू हुआ, फिर कुछ मैनेजमेंट का इशू हुआ, पीसीबी को बहुत ब्लेम किया जा रहा था। लेकिन एट द एंड अब 2 दिन बाद पीसीबी ऐलान करेगी बाकायदा तौर पर इवेंट कब स्टार्ट होगा। और पीएसएल का चूंकि उन्होंने जिक्र कर ही दिया तो मुझे इसी से आज मिसबाह उल हक नियाजी याद आ गए, चूंकि आज उनकी बर्थडे है। 47 साल के हो गए मिसबाह उल हक नियाजी साहब। 1974 28 मई आज ही के दिन पैदा हुए और पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का उनका करियर है, चाहे वो टेस्ट करियर हो, वनडे करियर हो या T20 करियर हो। बहुत ज़बरदस्त करियर है। कुछ थोड़ा तनकीद की ज़द में भी रहे, टुक टुक के नाम से भी मशहूर है, लेकिन हमारे बहुत ज़बरदस्त किस्म के हीरो हैं, हमारे लेजेंड हैं। और पाकिस्तानी वेरी हैप्पी बर्थडे मिसबाह उल हक, बहुत बहुत आपको सालगिरह मुबारक हो। और आप इसी तरह से पाकिस्तानी टीम को सर्व करते रहे। आप हमारे हीरो हैं, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। और हेडलाइंस, अच्छा डायरेक्ट हेडलाइंस, ठीक है हेडलाइंस। सिंध में गवर्नर राज और वजीर आजम की मदाखलत का तासुर रद्द, वफाक का सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर डाकुओं का सफाया करने का ऐलान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाने लगी, तारीख का सबसे बड़ा कारोबार, एक दिन में 2 अरब के शेयर्स फरोख्त। बेकाबू कोरोना कंट्रोल में आने लगा, मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह में कमी आने लगी। सोशल मीडिया पर चलने वाले प्रैंक्स की इखलाकी हुदूद और क़यूद क्या हैं, जानिए सेगमेंट माइंड मैटर्स में। सेगमेंट फ्लैग्स में सना हुमायूं मुलाकात करवाएंगी कैनेडियन हाई कमिश्नर वेंडी ग्लेमोर से। जी हेडलाइंस आपने जानी, सेगमेंट्स भी। आज हमारा फ्लैग्स भी खास सेगमेंट है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। कैनेडियन हाई कमिश्नर, ओह यस, लेकिन अभी उससे पहले आपको बतानी आज की बड़ी खबर। बड़ी खबर और बड़ी खबर एज यूजुअल सियासत की, और सियासत में हलचल की। गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों इस वक्त ऐसा लगता है कि मुश्किल में है। हुक्मरान जमात पीटीआई इस वक्त अंदरूनी तनाज़ात का शिकार नजर आती है, जिसमें मुसलसल बात कर रहे हैं जहांगीर तरीन केस, वली ज़फ़र की तहकीकात, और इस पर जो तनाज़ा है इस वक्त ऐसा लगता है कि वो शिद्दत इख्तियार करके और बयानबाजी का सिलसिला ज़्यादा हो चुका है। बिल्कुल, तरीन ग्रुप के मुख्तलिफ दावे सामने आ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक इस पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार की गई है। तरीन ग्रुप के बाद पीटीआई में हम ख्याल ग्रुप भी सामने आ चुका है और ये ग्रुप पंजाब गवर्नमेंट पर दबाव बढ़ाकर आइंदा बजट में जो तरक्याती स्कीम्स है अपने मुतालबात मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑपोजिशन की सूरत हाल भी इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं है। इस्तीफा और सेनेट में ऑपोजिशन लीडर के मामले पर पीपल्स पार्टी और ANP PDM से अलग हो चुकी है। रिहाई के बाद शहबाज शरीफ ऑपोजिशन जमातों में इख्तलाफात दूर कराने की भी कोशिशें कर रहे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी और ANP की वापसी के हामी है। लेकिन शहबाज शरीफ की कोशिशें कुछ साफ जो कहने कामयाब नजर नहीं थी। बिल्कुल, और इस मामले पर नून लीग से मुखालफत भी शुरू हो गई है। कल शेख रशीद साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी उन्होंने कुछ बड़ी वाज़ेह किस्म की बातें की थी। और वंस अगेन यूज द वर्ड इमरान खान तुन के 5 साल हुकूमत करेंगे। और शेख रशीद साहब ने यह दावा भी दोहराया कि मुस्लिम लीग नून से शीन निकल चुकी है। वो कहते हैं और किसे कहते हैं और क्या आप कहते हैं, मतलब कोई गंडासा लेके आए, गंडासी की एग्जांपल उन्होंने दी। लेकिन एक और हाईलाइट कल की शहबाज शरीफ साहब का एक इंटरव्यू भी है जिसमें उन्होंने कल कुछ क्रिटिकल बातें की हैं और कुछ ऐसे इशारे दिए हैं शहबाज शरीफ साहब ने नून लीग की पॉलिटिक्स को, लीडरशिप को लेकर। से बज़ाहिर जो इब्हाम था कि शायद लीडरशिप के अंदर कोई डिफरेंस मौजूद है, वो वाज़ेह होता नजर आता है, ऐसा लगता है कल के शहबाज शरीफ के इंटरव्यू के बाद। खैर, हमारे साथ इम्तियाज़ गुल साहब मौजूद है जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार है पाकिस्तान के सियासी माहौल के ऊपर। उनसे ज़रा बात करते हैं कि वो इसको कैसे
कैसे देख रहे हैं। इम्तियाज साहब, एक तो सुबह खैर आपको, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, आप ठीक ठाक हैं और अच्छी सुबह हुई आपकी। इस वक्त ये जो नून लीग की पॉलिटिक्स है, इसके ऊपर मैं आपका कमेंट चाहता हूँ। बज़ाहिर हमें लग रहा था कि इबाहम नहीं है, लेकिन कल का इंटरव्यू और फिर उससे पहले की मुतज़ाद स्टेटमेंट्स, लगता है कि अब शेख रशीद साहब के दावे सच हो रहे हैं कि दो ग्रुप लीडरशिप लेवल के ऊपर वाज़े तौर पे हमें नून लीग में नज़र आते हैं। आपका तजिया क्या है? जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। और आज पता चला कि एक और न्याजी भी क्रिकेट के ऑफर पे हैं वो मिसबाउल हक न्याजी, और चले उनको सालगिरह मुबारक। तो ये इंकिशाफ है, तो बड़ी अच्छी बात है। बाकी नून और शीन, ये तो एक मेरा ख्याल पुरानी कहानी है और उसके अब असल उसका इजहार अब हम देख रहे हैं, क्योंकि तो 5 महीने पहले से शेख रशीद साहब कह रहे थे। लेकिन अगर वो ना भी कहते, देखिए असल इशू ये है कि ये अब दो भाइयों की कहानियां, एक बड़ा है छोटा है। बड़ा जो है तो वो हमेशा वजीर आजम बना, छोटा काफ़ी अरसे से वजीर आला रहा है, उसकी भी ख्वाहिश है, बल्कि उसके बच्चों की भी ख्वाहिश है कि उनका वालिद भी वजीर आजम बने किसी मौके पे। और ये तो 8 साल पहले एक भाई ने तो ये यहाँ तक कह दिया था कि ये क्या बात हुई कि जब वज़ारत उज़्मा की बारी आती है तो बड़े भाई साहब को मिल जाती है, कुर्बानी की बारी आए तो वो फिर हम पे आ जाती है बात। तो मेरा ख्याल है कि वो एक अंदरूनी ख्वाहिश भी होती है, बड़ी इंसान की जबल्लत है, तब्दीली भी चाहता है। उस वज़ीर आला हाउस में वो बैठ के बोर हो गए होंगे, तो अब उन्हें इस ख्वाहिश तो अंदर होती है। अब वो कब पूरी होती है, अल्लाह करे उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि वो जो शेल्फ लाइफ थी उस बात की कि जी बड़े भाईजान और बड़े भाई के बच्चे, वो शेल्फ लाइफ इस मामले की अब ख़त्म हो गई है। और अब हम हकीकी सियासत की तरफ आ गए हैं, जिसमें शहबाज शरीफ भी अब उतने ही अहम है चूँकि ऑन ग्राउंड है और जितने के नवाज शरीफ थे। अलबत्ता इसका हम देख लेंगे कि आइंदा इंतखाबात में किस हद तक दोनों जमातें अपने अपने जो वोट बैंक है वो बरकरार रख पाती हैं। अच्छा, इसमें एट सर्टन पॉइंट अगर इस तरह का स्टेज आ जाती है इम्तियाज़ गुल साहब, जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ के नैरेटिव के अगेंस्ट अपना पॉलिटिकल डिसीजन लेना पड़ता है। आपने कहा कि अब उस बात की जो शेल्फ लाइफ है वो ख़त्म हो चुकी है, तो हम ये कहें कि शहबाज शरीफ साहब अपनी लाइन ले लेंगे या वो प्रेफर करेंगे कि शायद उनकी पॉलिटिक्स बस अब महदूद ही हो जानी चाहिए, जैसे वो बाहर जाना चाह रहे थे और क्या सराहियाँ थी कि शायद जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। इस पर क्या राय है आपकी? शहबाज शरीफ साहब अपनी लाइन ले लेंगे, अपनी पॉलिटिक्स कंटिन्यू करेंगे और अपने नज़रिए के साथ करेंगे, ऐसा लगता है आपको? ऐसा लगता है वो जारी रखेंगे अपना जो उनका नुक्ता नज़र है, क्योंकि वो अगर सियासी नुक्ता नज़र से देखें तो वो धीमे मिजाज के हैं, थोड़ा बहुत फूंक कर चलते हैं, मसलियत से भी काम लेते हैं, ऑप्शंस बंद नहीं करते, सबके साथ ताल्लुकात रख के आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उसमें एक अच्छी बात है, सियासतदान को लचकदार ही होना चाहिए। हाँ, वो अलग बात है कि वो भी जब लंदन पहुंच जाएं तो वो भी पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दें। तो वो क्योंकि ये होता है जब आप दूर बैठे हैं तो ज़ाहिर है आपकी कोई स्टेक नहीं है। अब देखना होगा। ये तो मसला ये है कि निकलते कब हैं, और ज़ाहिर है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आपको भी मालूम है, इतना आसान नहीं है मौजूद, बाजार इतना आसान नहीं है। अच्छा इम्तियाज़ुल साहब, जिस तरह से अभी हम नून लीग में इख्तलाफात की बात कर रहे थे, हुक्मरान जमात PTI की भी बात करें, वहाँ भी हमें काफ़ी इख्तलाफात नजर आए। जिस तरह से तरीन ग्रुप के बाद ख्याल ग्रुप भी सामने आया है, क्या आपको लगता है क्या रीज़न है कि अब जो PTI में भी इख्तलाफात है वो बहुत खुलकर सामने आ रहे हैं? जी जाहिर है, ये तो मेरा ख्याल है बोली लगाने का मौसम है। हर एक अपनी अपनी बोली लगा के अपना दाव बढ़ाना चाहता है, ये ऐसे लग रहा है। और ये जो 35-38 लोग जो सामने आ गए थे सूबाई और कौमी असम्बली के, तो उन्होंने समझा होगा राइट और रॉन्गली कि ये वक्त है अपनी अहमियत को जताने का। अब वो बार बार वो बात हो रही है उसकी, अली जफर साहब की रिपोर्ट की, वो तो रिपोर्ट अभी देखी नहीं है। कल बल्कि हैरानगी की बात है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटिशनर पहुंच गए कि जी ये पॉलिटिकल इनिशिएटिव है, पॉलिटिकल सियासी मसलियत के तहत ये रिपोर्ट करवाई जा रही, तो इसको रोकें। तो उसको अदालत ने 25,000 रुपये जुर्माना भी किया और उसकी वो पिटिशन रिजेक्ट भी कर दी, ये कह के कि आप एक फजूल किस्म की मौक़िफ़ लेके आ गए हैं। अभी तो हमें पता ही नहीं है कि इसमें लिखा क्या है रिपोर्ट में,
और दूसरे की अगर सियासी इनिशिएटिव है तो सियासी हुकूमत का इस्तेहकाम है कि वो वो एक एक्चुअली एक आपको भी मालूम है कि बिल्टअप करने की कोशिश की जाती है कि इस तरह का माहौल बना दिया जाए कि अपनी मनपसंद, और ऐसा पहले हिस्टोरिकली हम अगर थोड़ा सा माजी करीब में देखें तो होता भी रहा है कुछ इस तरह की चीजें मीडिया के अंदर। जी हर दौर में हुआ है। देखिए जी, हम जो खैबर पख्तूनख्वा में पहली हुकूमत थी इसकी पीटीआई, उस दौरान हमने सुना कि जी फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है, 25 लोग टूट गए हैं और अभी नए सामने आ जाएंगे। आपने देखा कि वो शाहराम, तरक्की और आतिफ का क्या हशर हुआ, ऐसी है। अच्छा, उनको कोई ओहदे मिले हैं। तो होता यह है कि जब बड़ी शख्सियात मौजूद होती हैं तो वो एक कोर के तौर पे काम करती है, उसके इर्द गिर्द जो अहम लोग होते हैं वो जुड़े रहते हैं उनके साथ, और ये हट जाते हैं मेन स्ट्रीम से, उनको फिर लेकिन अब ये जो आखिरी लाइन आपने कही है ना कि उनको फिर कोई पूछने वाला नहीं है, अवाम तो बेचारी पूछ नहीं सकती, और जिन्होंने पूछना है जब वो भी नहीं पूछते तो फिर इसी तरह की सूरत हाल सामने आती है। खैर वक्त मेरे पास कम है, आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए मैं ज़रा थोड़ा सा जो रीजनल सिचुएशन है इस पर भी आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूँ। ये जो अमरीका को अड्डे देने के हवाले से बड़ी इससे पहले मुहिम सूरत हाल थी, कल खैर वज़ीर दाखिला ने जब इस पर बयान दिया तो वज़ीर ख़ारिजा थोड़े से मुझे इस पर खुश नजर नहीं आए। उन्होंने कहा कि वज़ारत ख़ारिजा को ही बयान देने दिया करें। तो इस सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हैं? आप क्या सिचुएशन वाज़े हो गई है कि येस देयर इज नथिंग लाइक दैट जिस पे हम बात करें, और वो 2001 वाला फ्रेमवर्क ही काम कर रहा है, बलूचिस्तान वाला, इस पे ज़रा अपनी राय दे दीजिएगा। देखिए, अब पहली तो बात है कि इस हुकूमत के तर्जुमान भी बहुत हैं। भाई वज़ीर दाखिला का क्या काम है कि वज़ारत ख़ारिजा उमूर से मुताल्लिक सवाल का जवाब, ये तो इन्होंने भांत भांत की बोलियां बोलने। कल एक फंक्शन था, वहाँ पे इमरान खान साहब मतलब वज़ीर आज़म आए तो वजारत इत्तलात से मुताल्लिक 5 लोग उनके साथ थे, और इनकी मौजूदगी में अंदाज़ा कीजिए कि वो फंक्शन इस किस्म का था कि मेहमानों को सुबह 8 बजे का बुलाया हुआ था और वहाँ पे टेंट कोई नहीं था। 11 बजे के करीब वज़ीर आज़म 11:30 बजे आए, 2 मिनट खिताब करके वापस चले। खुले मैदान में वो 1 अरब वहाँ पौधा वो लगा रहे थे। तो आप अंदाज़ा लगे कि प्लानिंग कोई नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, भांत भांत की बोलियाँ हैं, जो कि इवेंचुअली हुकूमत के लिए नुकसानदेह साबित होता है। तो आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली ये जो स्टेटमेंट्स है ये नुकसानदेह है, बाकी पॉलिसी में ऐसा जितना कोई भाव नहीं है, काफ़ी हद तक हम क्लियर हैं। इम्तियाज़ गुल साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अलग से बात होती रहेगी और आपके तजिए से फ़ायदा उठाते रहेंगे। सीनियर तजिएकार इम्तियाज़ गुल साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, और वैसे वो तो मैं तीसरी बार रिपीट करूँ अपने कि वो ज़रताज गुल कह गई थी कि हम खुद अपनी अपोजिशन है, और खुद ही गवर्नमेंट है, खुद ही ऑपोजिशन है, खुद ही ऑपोजिशन है, बस इस पे खत्म बनती है बात। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे मुल्क की मईशत की, तो माशी मैदान में अच्छी खबरों के असरात आने लगे हैं और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक के बाद एक रिकॉर्ड बना रही है। 26 मई को स्टॉक मार्केट में माजी के तमाम रिकॉर्ड टूटे तो 27 मई में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने मुल्क की तारीख में पहली ट्रेडिंग का हुजम 2 अरब और 20 करोड़ हुआ, और ये शेयर्स की खरीदो फरोख्त का जो नया रिकॉर्ड है वो भी बन गया। बिल्कुल अच्छा साइन है जब भी एक ट्रस्ट शो होता है। लेकिन दूसरी जानिब हम अगर बात करते हैं, ये वैसे गवर्नमेंट के जो माशी तरक्की के दावे हैं उनको ये बात समाओ तकवीयत दे रही है कि स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करी है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आइंदा माह जून में अपना तीसरा सालाना बजट पेश करने जा रही है। इसके लिए भी तैयारियां हो चुकी हैं, और आइंदा बजट में गवर्नमेंट मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे तक का फैसला भी सामने आ रहा है, जबकि बिजली की कीमतें ना बढ़ाने, नए टैक्सेस ना लगाने के ऐलानात भी किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब IMF का एक प्रेशर भी मौजूद है, और उसको नए टैक्स ना लगाने, बिजली की कीमतें बढ़ाने के हवाले से भी यकीन दहानियाँ हैं। मतलब ये मिक्स किस्म की सिचुएशन है, और अपोजिशन ने गवर्नमेंट की जो मुआशी पॉलिसियाँ उस पर तनकीद का सिलसिला अपना जारी रखा हुआ है। अपोजिशन ये कहती है कि गवर्नमेंट जो है वो अदाद-ओ-शुमार सही नहीं बता रही। दूसरी जानिब इन्फ्लेशन अपनी जगह पे मौजूद है, मैक्रो लेवल के ऊपर के इंडिकेटर्स बेहतर हैं, लेकिन इन्फ्लेशन, महंगाई, चाहे वो चीनी की कीमत हो, आटे की या मुर्गी की कीमत हो, वो अपनी जगह पे गरीब आदमी के लिए एक बहुत बड़ा पहाड़ मौजूद है, एक चैलेंज मौजूद है, और गवर्नमेंट के लिए बजट में भी ये चैलेंज मौजूद है कि गवर्नमेंट कैसे रिलीफ दे सकती है। इसी पे डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि वो इस सिचुएशन में क्या राय रखते हैं। जब भी स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट बेहतर परफॉर्म करती है, इससे ओवरऑल जो हमारा एक इंटरनेशनल इमेज होता है बैनुल सतह के ऊपर, वो उसके ऊपर तो एक मस्बत असर आता ही है। तो हम ये इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है, GDP की हमारी बेहतर खबरें आई, मैक्रो लेवल के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स बेहतर हुई, रेमिटेंसेज हमारी बेहतर हुई, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की सूरत में भी थोड़ी सी तकवीयत हमें मिली, तो हम समझे कि आने वाले वक्त में जो सबसे बड़ा चैलेंज इन्फ्लेशन का है और आम आदमी तक सहूलत पहुँचने का है, महंगाई की कमी की सूरत में, वो भी जल्द हमें नजर आएगा। डॉक्टर साहब, ऐसा लग रहा है? जी, और इस पर मैं अगर मुस्बत खबरों में इजाफा करता चलूँ तो कल पाकिस्तान ने जो
बॉन्ड अपने ग्रीन बॉन्ड्स इशू किए थे $500 मिलियन के, वो ओवर सब्सक्राइब हो गए और तकरीबन वो $2.5 बिलियन के करीब वो जो है बॉन्ड्स वो बिके। तो ये अगेन एक इंटरनेशनल ट्रस्ट है, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट है पाकिस्तान की क्रेडिट वर्दीनेस पे और पाकिस्तान की मार्केट पे। अगर फंडामेंटल्स ठीक हो जाए, यानी बुनियाद ठीक हो जाए, तो फिर ऑब्वियसली जो अगला बड़ा सवाल होगा और जो अगला बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए वो ये है कि ये सारे मैक्रो जो फंडामेंटल्स है ये तो ठीक हो गया, अब इनका फायदा माइक्रो लेवल तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। अगर हम ट्रिकल डाउन इफेक्ट की बात करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, वो तो जाहिर है कि उसका इंतजार नहीं किया जा सकता। तो हुकूमत के लिए इस साल में सबसे बड़ा चैलेंज अब यही होगा कि इन्फ्लेशन को किस तरीके से कंटेन करना है और जो आपने बात की कि आम शहरियों को रिलीफ जो है वो कैसे देना है। और अगर मैं थोड़ा सा देखूं जो आने वाले बजट को, एक तो जो है कि हुकूमत नए टैक्सेस नहीं लगाना चाह रही, स्पेशली उस तरीके के कोई टैक्स नहीं लगाना चाह रही जिससे कि फूड इन्फ्लेशन में इजाफा हो। लेकिन हैविंग सेड इट, आप देखेंगे कि खुराक की कुछ कमोडिटीज ऐसी हैं जिनकी कीमतों में कमी होते हुए मैं नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इंटरनेशनल रिकवरी के बाद कमोडिटी प्राइस हाई है, तो पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ेंगी। जब भी अभी मार्च से अभी तक वजीर आजम ने पेट्रोलियम की कीमतें नहीं बढ़ाई, लेकिन ये जब भी बढ़ेंगी इसका जो है रिपल इफेक्ट आएगा। इसी तरीके से खुर्दनी तेल की कीमतें जो हैं वो बढ़ चुकी हैं। सोयाबीन की कीमत जो है वो 70% बढ़ी है पिछले चंद माह में, और सोयाबीन आपकी पोल्ट्री फीड का सबसे बड़ा जुज़्व है, और यही वजह है कि पोल्ट्री फीड महंगी हुई और उसके साथ ही चिकन की कीमतों को पर लग गए। तो ये वो चीजें हैं जो इम्पोर्टेड आइटम्स है उस पर तो शायद बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाएगी। हुकूमत के लिए इस पर चैलेंज जो है वो ये देखना है कि आटे और चीनी की कीमतों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, स्पेशली कि इस वक्त अगर हमारे पास गंदम की रिकॉर्ड पैदावार है, कमाद की रिकॉर्ड पैदावार है, तो फिर उसके समरात जो हैं वो कैसे मिलेंगे। और उसमें भी अच्छा, आप साहब साथ साथ आपने चूंकि अभी गवर्नमेंट के लिए चैलेंजेस की बात की, बजट भी एक चैलेंज होने वाला है। ऑपोजिशन ने भी अपने तौर पे कहा है कि अगर जो आवाम दोस्त बजट नहीं होगा तो रुकवाएंगे और उसके खिलाफ एहतजाज भी करेंगे। अब कितना चैलेंजिंग होगा ये जो जून में बजट पेश होगा, और आवाम को रिलीफ देने में गवर्नमेंट किस हद तक कामयाब हो सकती है? देखिए, मैं नहीं समझता कि ये कोविड के थर्ड फेज में कोई ऐसा बजट हो जो कि फंडामेंटल से बिल्कुल हटके, जिसमें कि आवाम पे बहुत ज्यादा बोझ डाला जाए। IMF प्रोग्राम में हम हैं, लेकिन IMF को इस बात का पूरी तरह से एहसास है कि पाकिस्तान एक कोविड थर्ड वेव से गुजर रहा है और बड़े अच्छे तरीके से उसका मुकाबला कर रहा है। IMF ने पिछले साल की हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रंट पे कारकर्दगी है वो भी देख ली है और उससे काफी हद तक मुतमईन है। तो मेरा नहीं ख्याल कि बजट में कोई ऐसी चीज हो जो कि अपोजिशन को ये जवाब दे या आम शहरियों को ये जवाब दे कि वो सड़क पे आए और उस पे एहतजाज करें। डॉक्टर साहब, एक बार फिर हम बड़ा ओवर एम्बिशियस ही मैं कहूँगा, तकरीबन 5800 अरब रुपए का हम टारगेट इस वक्त ज्यूम कर रहे हैं कि हम रखने जा रहे हैं टैक्सेस कलेक्शन को लेकर। ये मैंने पहले भी शोज में डिस्कस किया है। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि हमने पिछले साल के अंदर भी और अगले आने वाले फिस्कल ईयर के अंदर भी हमने कोई ऐसी विंडो तो पैदा नहीं की है जिससे, या ऐसी कोई रीस्ट्रक्चरिंग तो नहीं की अपने FBR को लेकर या इदारों को लेकर जिससे हमारी टैक्स कलेक्शन बेहतर हो जाएगी। वही इनडायरेक्ट टैक्सेस का सिलसिला है, वही लगे बंदे हमारे हेड्स हैं जिससे हमने टैक्स लेना है, और उसको लेकर हम अपनी एम्बिशियसनेस तो बढ़ाते जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि हुकूमत ने जो दावे और वादे किए थे, जो इमरान खान साहब खास तौर पे अपने पॉलिटिकल मैनिफेस्टो के अंदर कहते थे इलेक्शन से पहले कि मैं आपको टैक्स इकट्ठा करके दिखाऊंगा, और उन्होंने तो खैर बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, तो उस सूरत हाल के अंदर अब जब हमने कोई नई विंडो नहीं निकाली है तो डोंट यू थिंक कि स्टिल चैलेंजिंग होगा और एंड पे जाके फिर हमें खसारे का सामना हो सकता है? देखिए, अगर इस साल में तमाम हालात के बावजूद आप नियरली 5 ट्रिलियन रुपया आपने इकट्ठा कर लिया, तो अगले साल अगर और कोई भी इनोवेशन ना की जाए तो इन्फ्लेशन और GDP ग्रोथ का इम्पैक्ट मिला के 14-15% तो इसमें वैसे इजाफा हो जाएगा। तो 5.3-5.4 ट्रिलियन रुपीस का टारगेट जो है वो तो आराम से इकट्ठा हो जाएगा। उसके ऊपर जो 400-500 मिलियन रुपए बनते हैं वो देखना होगा कि उसके लिए हुकूमत अपना टैक्स नेट कैसे ब्रॉडन करती है। अभी जो चीज़ एक इनोवेशन लेके आई जा रही है वो ये है कि जो छोटे कारोबारी हजरात, जो छोटे जो ताजर हैं, उनको एक रिड्यूस्ड जनरल सेल टैक्स लगा दिया जाए, फ्लैट रेट पे वो एक टैक्स पे कर रहे हो, ताकि वो टैक्स नेट में तो आए। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि पिछली कई हुकूमतें
ने करने की कोशिश की, उसमें नाकामी हुई। लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, डाटा का इस्तेमाल करते हुए, ये चीज बहुत मुमकिन है। और ह्यूमन इंटरवेंशन डॉक्टर साहब जब कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली फिर टैक्स चोरी में भी लोग टैक्स देंगे भी और वो राइट प्लेस पे पहुंचेगा भी, अदरवाइज मिडिल मैन का जो किरदार आता है उसमें टैक्स तो पहुंचता ही नहीं है, इसको जब तक चैनलाइज नहीं किया जाता। राइट, उसके लिए जो किया जा रहा है वो ये है कि आप जब कोई चीज खरीदेंगे तो आप अपनी जो रसीद है वो लेंगे, जिसका कि लकी ड्रॉ के जरिए आपको कुछ गिफ्ट वगैरह दिए जा सके। तो इनकरेज किया जा रहा है कंज्यूमर्स को। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, वक्त हमारे पास खत्म हो गया, आपका बहुत शुक्रिया, आपने साफ मौजू पे बात की। क्विक ब्रेक हमने लेनी है, वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे पीएसएल की, तो शायकीन क्रिकेट के लिए एक बड़ी खुशखबरी ये है कि पीएसएल 6 के बकिया मैचेस पर जो बेयकीनी के बादल थे वो छटने लगे हैं और तमाम रुकावटें एक एक करके दूर हो रही हैं। कल हमने देखा कुछ केओस हुआ और गवर्नमेंट की मदाखलत के बाद लाहौर और कराची से खुसूसी परवाज़ों के जरिए 200 से ज़ायद खिलाड़ी ऑफिशियल जो है अबू धाबी पहुँच चुके हैं, जहाँ वो 7 डेज़ का क्वारंटीन करेंगे और उसके बाद फिर 2 दिन के बाद पीसीबी बाकायदा शेड्यूल का ऐलान भी करेगी। सारी सूरत हाल पर हमें ज्वाइन किया है हमारे पास हमारे सीनियर एंकर पर्सन है, तज्जियाकार है मिर्ज़ा बेग। मिर्ज़ा साहब बहुत शुक्रिया, अ वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, खैरियत से? आपको भी अरमला और इमरान को भी सुबह खैर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया। पीएसएल भी बिल्कुल ठीक है मिर्ज़ा साहब? पीएसएल को ना इमरान अब पाकिस्तान सुपर लीग के बजाय पाकिस्तान सस्पेंस लीग का नाम दिया गया कि इतना सस्पेंस हो गया है कि कभी हो रही है, कभी नहीं हो रही, कभी वीजे आ गए, कभी वीजे नहीं आए, कभी ब्रॉडकास्टर्स को मना कर दिया गया, कभी लैंडिंग के लिए मना कर दिया गया। तो एक अजीब केओस था। और मेरे अपने जराए कहते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट है, जो पीएम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पेटर्न इन चीफ है, उन्होंने नोटिस लिया इस केओस का, क्योंकि कहीं पर नजर नहीं आ रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी साहब और चीफ एग्जीक्यूटिव साहब वसीम खान साहब जो है वो लंदन से डायरेक्ट जो है वो अबू धाबी पहुंच रहे हैं और टेक्निकल कमेटी के चेयरमैन नदीम खान भी लंदन में थे। 7 आदमी मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ लंदन में थे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है जिसका कोई सरपरस्त नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, जिसकी वजह से ये केओस पैदा हुआ। क्योंकि पीएसएल पाकिस्तान का ब्रांड है। जब 2016 में ये शुरू हुआ तो किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि आने वाले वक्त में पीएसएल इतना मकबूल हो जाएगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नाअहली की वजह से इस ब्रांड को शदीद नुकसान पहुंचा है और जिसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो इस वक्त हमारे सामने जितने हकायक आ चुके हैं उसको लेकर आप मुतमईन है कि अब ये इवेंट वाकई प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो जाएगा, या अब भी आपको लगता है कि कुछ इबाम है? अगर इबाम है तो आपके माइंड में किन चीजों के ऊपर इबाम इस वक्त भी मौजूद है? देखिए इमरान, मेरे ख्याल में अब तमाम मामला बेहतर हो गए, क्योंकि मेरे जराए ये बताते हैं कि जो लैंडिंग की इजाजत नहीं दे रही थी अबू धाबी की हुकूमत साउथ अफ्रीका और भारत से आने वाली फ्लाइट्स को, तो पाकिस्तानी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी जो थे वो इन हुए और उन्होंने अपने जो ताल्लुकात इस्तेमाल करते हुए बैकडोर से इजाजत दिलवाई। वरना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक ऐसी बंद गली में पहुंच गया था, जब आपके पास ब्रॉडकास्टर्स नहीं होंगे तो आप मैचेस को लाइव टेलीकास्ट कैसे कर सकेंगे और फिर आप जोश जगा दे कैसे कर सकेंगे? वरना तो आप जोश जगा दे कर नहीं सकते थे। तो उन्होंने फिर फुट इन किया और इजाजत दिलवाई। तो अब अबू धाबी आ रही है 2 फ्लाइट्स, एक साउथ अफ्रीका से क्योंकि उसमें क्रिकेटर्स भी हैं, इमरान ताहिर भी है, उसमें मोहम्मद नवाज भी है पाकिस्तान के, और उसके अलावा दीगर लोग हैं। तो अब और फिर जेपी ड्यूमेनी जो कमेंटेटर है वो है, फाफ डुप्लेसी है, उसके अलावा डेविड मिलर है, सारे लोग आ रहे हैं अब। और एक फ्लाइट जो है वो भारत से आ रही है जिसमें भारतीय क्रू है। तो अब देखें इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है इमरान एक आध दिन में जो है वो ऐलान हो जाएगा शेड्यूल का, तो फिर हो जाएगी। कल हमने डिस्कस पहले भी किया था कि नसीम शाह को प्रोटोकॉल की खिलाफवर्जी के बायस बाहर किया गया था और अब दोबारा से उनको ज्वाइन क्वेटा ग्लैडिएटर्स से खेलने की इजाजत दे दी गई है। क्या ये फैसला आपके ख्याल में दुरुस्त है? देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यू टर्न पे यू टर्न ले रहा है, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। और पहले तो क्रेडिट लेने की कोशिश की कि नसीम शाह को हमने आइसोलेशन से बाहर कर दिया। अब प्रेशर पड़ रहा है ना, तो इनके डिसीजंस अरमला इतने अच्छे नहीं है। ये हमेशा अपने डिसीजंस पर बैक आउट कर जाते हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। पहले आपने पेटेंट इन चीफ का जिक्र किया, फिर आप यू टर्न का जिक्र कर रहे हैं। मुझे लगता है कोई पॉलिटिकल इंटरेक्शन हो रहा है हमारा। खैर आगे बढ़ते हुए हम, आपने जैसा कि कहा इस वक्त चले, अल्लाह करे
करे ये ब्रांड जो हमारे बाकी मादा मैचेस एग्जीक्यूट हो जाएं। टीम्स के हवाले से अब खासतौर पे क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा मसाइल थे, इससे पहले भी हमने जिक्र किया, सरफराज के हवाले से भी हम कह रहे थे, लेकिन अब आपको लगता है कि टीम बैलेंस रहेंगी, टीम्स ठीक रहेंगी? देखिए, क्वेटा को तो नुकसान पहुंचा था। अनवर अली बाहर हो गए थे, उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया था, नसीम शाह नहीं थे, अभी 2 लड़के उनके वीजे नहीं आए, सरफराज अहमद और मोहम्मद हसनैन के। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वर्किंग देख लें, 11 आदमी वहां बैठे हैं इमरान, जो 7 आदमी, 11 मई से 7 आदमी वहीं पर मुत्तहदा अरब अमारात में मौजूद है। $200 डेली अलाउंस ले रहे और तकरीबन $200 पर डे जो है रूम का किराया है। तो एक आदमी पर $400 पर डे आ रहा है, वो कर क्या रहे हैं? वो हमारा टैक्स का हम बात करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन द मॉर्निंग एंड टॉकिंग अबाउट द PSL इज गोइंग टू हैपन एज मिर्जा साहब सेज। अल्लाह करे हो जाए, अल्लाह करे हो जाए। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। एक बार फिर आपको एक्सप्रेसो में खुशामदीद। आगे बढ़ते हुए बात करें कुछ आजकल के माहौल की, तो इंसानों को लाहक होने वाली ख़तरनाक तरीन बीमारियों में से एक बीमारी वसवसों का आना है। वसवसा इंसान को आने वाले मुंतशिर और बुरे ख्यालात के साथ साथ कई शुकूक व शुबहात का हामिल भी होता है, और इस सूरत में अक्सर लोग अपने मजहब या कायनात से मुतल्लिक सवालात, अपनी पैदाइश या किसी करीबी रिश्ते के हवाले से मुमकिन धोखे, झूठ और फरेब के ख्यालात का शिकार हो जाते हैं और बहुत मुबहिम किस्म की सोचें आने लगती हैं। जबकि बाज़ कमज़ोर दिल के इंसानों पर वसवसों का इस कदर तसल्लुत होता है कि वो तंगी और बेचैनी की बात करें, हसरत और नदामत की बात करें, खौफ और दहशत की बात करें, इसकी वजह से खुदकुशी पर भी आमादा हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर ऐसा क्यों होता है, लोगों को वसवसे क्यों आते हैं, इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो क्या है, आज इसी हवाले से हम बात करेंगे और हमारा दीन इस हवाले से क्या रहनुमाई फरमाता है। हमारे साथ अल्लामा इमरान बशीर होंगे, इस्लामी स्कॉलर हैं। मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने एक्सप्रेसो में हमें ज्वाइन किया। और वसवसों के हवाले से आज का हमने टॉपिक भी रखा है। वसवसे बेसिकली अगर हम आगाज करें, होते क्या हैं और ये क्यों आते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। वसवसा असल में ये ईमानदार होने की अलामत है। जो ईमान वाला होगा उसी को वसवसा आएगा, और इसमें परेशान होने की बजाय अल्लाह जल्ला जलालुहु ने वसवसों को पिछली उम्मतों से भी इस गुनाह को माफ कर दिया था कि वसवसों के ऊपर कोई मुआखजा नहीं, कोई पकड़ नहीं, और इस उम्मत को भी अल्लाह ताला ने माफ कर दिया है। अलबत्ता आते क्यों हैं? ये इंसान जब अल्लाह की ज़ात से गाफिल होता है, सूरह नास के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। ये वसवसों का जो तज़किरा सूरह नास के अंदर है, साथ एक खन्नास का लफ्ज़ है। खन्नास कहते हैं छुप जाना और पीछे हट जाना। रिवायात के अंदर आता है कि इंसान जब अल्लाह के जिक्र में लगा रहता है तो शैतान पीछे हट जाता है, छुप जाता है। जो ही इंसान अल्लाह की ज़ात से गाफिल होता है तो शैतान आकर उस पर हमला कर देता है। कभी उसको नमाज के अंदर वसवसा डालता है क्योंकि नमाज उसकी कामिल दर्जे की नहीं, कभी वुजू में उसको वसवसा डालता है। आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं कि एक दफा हाथ धोया, फिर दूसरी दफा हाथ धोया। अब रही सही कसर कोरोना ने आके कई लोगों को वसवसे का मरीज बना दिया है कि जरासीम तो नहीं रह गए। जब अल्लाह के महबूब ने 3 दफा धो लिया है तो हर किस्म के नापाकी से भी आप पाक हो गए और हर किस्म के जरासीम से भी पाक हो गए। सही। तो हमें अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की बात पर यकीन करते हुए 3 दफा जब हम अपने हाथ को या जिस्म पे पानी बहाते हैं तो हर किस्म की रूहानी तौर पर भी नापाकी से हम पाक हो गए, और ज़ाहरी तौर पर जो जरासीम है अल्लाह पाक उनको भी इसकी बरकत से पाक ठीक है। तो इसके लिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ वज़ाइफ बताए हैं। वैसे तो सूरह नास आपने चूँकि तिलावत फरमाई और वो यकीनी तौर पे इसका एक बेहतरीन हल है, लेकिन इसके अलावा भी और क्या प्रैक्टिकली लाइफ के अंदर मौलाना अपनी ज़िंदगी में लाइफ स्टाइल को चेंज करके भी हम इनसे बच सकते हैं ताकि हम एक स्मूथ, अच्छी, बेहतर सोच की ज़िंदगी गुजारें? जी इमरान भाई, जो इंसान मुस्बत सोचता है वहां पर कभी भी ये शैतान वसवसे नहीं लेकर आएगा। हमेशा वसवसे वहां पर आते हैं जहां इंसान मनफी सोच। इसलिए आज से हम एक फैसला करें कि हमने अपनी जात के लिए जज बनना है, अपनी जात के लिए फैसले करने हैं, दूसरों के लिए वकीले सफाई बनना है, दूसरों के लिए पेश करें, अपने लिए कमियों को देखें। तो एक तो ये इलाज है इसका।
दूसरे नंबर पे मसनून दुआएं काफ़ी सारी मौजूद हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये सबसे आसान दुआ है कि जब वसवसा आए इसको 3 मरतबा पढ़ के अपने ऊपर दम कर लें। इसके अलावा एक छोटी सी और दुआ है, अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी व अइज़नी मिन शर्रि नफ्सी। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वलाहान शैतान है जिसका काम ही ये है कि जो इंसान को वुजू में वसवसा डालता है, नमाज में कि तेरी नमाज नहीं हुई। कभी आपने देखा होगा कि दो रकत पढ़ी है तो ये ज़हन में आता है कि शायद मैंने 1 रकत पढ़ी है, और कभी होता है कि 2 सजदे नहीं मैंने 3, बार बार ये चीज वसवसा डालता है और आपको नमाज से भी फारग कर देता है, ईमान से भी फारग कर देता है कि ये बड़ा मुश्किल काम है। वो जैसे मैंने रमजान में भी आप हजरात ने बड़ा उससे महजूज हुए थे और बड़ा खुश हुए थे, तो किसी नाबीने से किसी ने पूछा कि खीर खानी है, उसने कहा खीर कैसी होती है, उसने कहा सफेद रंग की। तो गर्मला बहन आपको भी ठीक है। ये आपने जो आखिर में बात की है ना, आम फहम बड़ी ज़रूरी, बहुत ही शुक्रिया मौलाना हमें इस हवाले से आगाह करने के लिए और इस हवाले से बात करने के लिए। अगर आपके ज़हन में भी शैतान वसवसे डालता है तो निकलिए, अमल कीजिए और अल्लाह पे और अपनी अल्लाह के करम पे भरोसा रखिए। ब्रेक लेते हैं। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। और अब वक्त हुआ जाता है हमारे सेगमेंट फ्लैग्स का, जिसके अंदर आज सना हमायूं हमें कैनेडियन हाई कमिश्नर साहब के साथ मिलवा रही हैं। उनसे बात करें पाकिस्तान कनाडा रिलेशनशिप, उनका पाकिस्तान में क़याम और बहुत कुछ। देखते हैं आज का फ्लैग्स। ये कहानी है 2 मुल्कों के दरमियान बढ़ते हुए रवाबित की और कैसे पाकिस्तान में कैनेडी हाई कमीशन वेंडी गिलमोर कनेडियन सिफारत खाने की मदद से पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में बच्चों को आइस हॉकी खेलने और मौसमियाती तब्दीलियों से बचने के लिए इकदाम उठा रही है। पाकिस्तान में शायद आइस हॉकी इतना मकबूल खेल ना हो, लेकिन कनेडियन सिफारत खाने और कनेडियन हाई कमिश्नर की ज़ाती दिलचस्पी की बिना पर न सिर्फ लड़के बल्कि लड़कियां भी आइस हॉकी के खेल की जानिब आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, फ्लैक्स के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज मैं मौजूद हूँ कैनेडियन रेजिडेंसी में, जहाँ पर आपकी मुलाकात मैं करवाऊंगी आज हर एक्सीलेंसी वेंडी गिलमोर से। जनाब सफ़ी, हमें अपना कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। It's my pleasure. Thank you for being here. थैंक यू। सो हर एक्सीलेंसी, सबसे पहले हमें अपना पाकिस्तान में रहने का तजुर्बा बताएं। आप कब से हैं यहाँ? So I have been in Pakistan now for about 2.5 years. मुझे पाकिस्तान में 2.5 साल हो चुके हैं। मेरा यहाँ रहने का तजुर्बा बहुत ही शानदार रहा है। मुझे यहाँ काफी कुछ सीखने को मिला है। कोरोना की वजह से पिछले 1 साल में हम ज्यादा घूमे नहीं हैं, लेकिन मैं पाकिस्तान में रहना बहुत इंजॉय कर रही हूँ। The types of activities that we would normally do, but notwithstanding COVID, it really has been a tremendous experience. Wonderful. आपको पाकिस्तान का कल्चर और यहाँ के लोग कैसे लगे? This was my first opportunity. मुझे बस ये एक ही मौका मिला है पाकिस्तान में घूमने का। यहाँ लोगों से मिलकर बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ की सकाफत बहुत मेहमान नवाज है। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है। Just an honor to be here. हाल ही में आपने चित्राल का दौरा किया था और वहाँ नौजवान लड़कियों से आपने खुसूसी मुलाकात की और आइस हॉकी भी खेली। आपने अपनी ट्वीट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का जिक्र भी किया। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म है क्या? Responsible tourism is first and foremost it's the development. रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ऐसी सियाहत को कहते हैं जिसका मकसद उस इलाके के लोगों को फायदा पहुंचाना होता है। पाकिस्तान में जो भी सियाहती मकामात हैं, वहाँ की सियाहत का मकसद उस कम्युनिटी को फायदा पहुंचाना होना चाहिए, जिसमें उनकी माशी सूरत हाल, वहाँ के रिसोर्सेज, वहाँ का माहौल और वहाँ की सकाफत को महफूज रखना है। And that it has to be done in such a way that it is sensitive to the culture and to the peoples that are living there. Wonderful. Pakistan is one of. आप पाकिस्तान में सयाहत का क्या मुस्तकबिल देखती हैं? See the scope of tourism in Pakistan. I think there is tremendous potential here. मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में सियाहत का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। पाकिस्तान में डोमेस्टिक टूरिज्म बहुत ज़्यादा है। बैनुल-अक़वामी सयाहों को मुतवज्जे करने के लिए पाकिस्तान को काम करने की ज़रूरत है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड सिक्योरिटी को बेहतर बनाना है।
पाकिस्तान कुदरती हुस्न से माला माल है। अगर इन चंद चीजों पर काम कर लिया जाए तो पाकिस्तान पूरी दुनिया की सियाहत का मरकज बन सकता है। That with those developments, it really will be a choice destination for the whole world. कनाडा में सयाहत के गर्ज से बहुत लोग आते हैं। कोरोना वायरस ने कनाडा को कितना मुतासिर किया है? COVID has really put a dent in that because कोरोना की वजह से इंतजामी काम ताखीर का शिकार हो गए हैं। लोग सफर करने से कासिर हैं। पाकिस्तान में भी बहुत से लोग दरख्वास्तें दिए बैठे हैं। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको रिस्पॉन्स कर सकें। मैं सबसे अपील करती हूँ कि वो सब्र का दामन ना छोड़ें। कोरोना की वजह से कनाडा की सियाहत बहुत मुतासिर हुई है। Corona has been on visits to Canada. आपका सिफारत खाना गिलगित बल्तिस्तान में खवातीन को डिजिटल मार्केटिंग से हम आहंगी करवाने में भरपूर किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की खवातीन का रिस्पांस आपको कैसा लगा? I think it's been excellent. I mean, and it's not. I think first. रिस्पांस बहुत अच्छा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी से हम आहंगी पाकिस्तान में न सिर्फ खवातीन बल्कि सबके लिए निहायत जरूरी है। कोरोना वायरस की वजह से हमने देखा कि मईशत और तिजारत का मुस्तकबिल ऑनलाइन डिवाइसेस ही हैं। ई कॉमर्स में खवातीन का किरदार बहुत अहम है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अगर पाकिस्तान में खवातीन भरपूर तरीके से मुआशी सरगर्मियों में हिस्सा लें तो पाकिस्तान का GDP 30% तक ग्रो कर सकता है। GDP could grow by 30% literally overnight. आपके नजदीक पाकिस्तान में कहाँ कैनेडियन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं? So the Pakistan is a place for international. पाकिस्तान में इंटरनेशनल बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। इस वक्त यहाँ बहुत मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान तकरीबन 22 करोड़ लोगों का मुल्क है जो एक बड़ी मार्केट है। यहाँ के लोगों में बहुत हुनर है जिसको निखारने की जरूरत है। It really needs to be harnessed and assisted with its economic development. हमें दोनों ममालिक की तिजारत के बारे में बताएं। तिजारत किन चीज़ों पर की जाती है? So we've had a fairly traditional commodity-based trading relationship today. पाकिस्तान के साथ तिजारत बहुत रिवायती चीज़ों पर की जाती है। ज़राअत में हमारी पाकिस्तान को सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कैनोला है जो यहाँ खाने में इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान हमें फल खास तौर पर आम एक्सपोर्ट करता है। मुझे पता है इस वक्त कई पाकिस्तानी इंतजार में हैं कि किसी तरह मार्केट खुले और तिजारत शुरू हो सके। And rice and so it's I know your exporters are working hard to try and develop those markets as well. So mango season is there. आम का मौसम बस आ पहुंचा है। मुझे उम्मीद है आप ये सीजन एंजॉय करेंगी। कनाडा CPEC को कैसे देखता है? The CPAC initiative, the China-Pakistan Economic Corridor. पाकिस्तान CPEC को तरक्की के लिए एक अहम मौका समझता है। कनाडा भी इस मंसूबे का हिस्सा बनना चाहता है। अगर हमें उसमें फायदा दिखे, हमारी एक्सपर्टीज हाजिर हैं। कई कैनेडियन कंपनियां CPEC में इन्वेस्ट करना चाहती हैं। अब फैसला पाकिस्तान ने करना है। अगर पाकिस्तान को CPEC में पार्टनर की जरूरत है तो ये बहुत अच्छा मौका है। That absolutely works for Pakistan. So Canada is one of the पाकिस्तानी तलबा के लिए कनाडा हमेशा से एक पसंदीदा मुल्क रहा है। तालीमी सरगर्मियों के लिए आपकी क्या पॉलिसी है? That is going on or we can see in future. There is a great website. It's called EduCanada, EduCanada.ca. एजू कनाडा एक वेबसाइट है जहां जाकर तलबा मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स सर्च कर सकते हैं। वहीं पर आपको स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी मिल जाएंगे। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बैनुल-अक़वामी और पाकिस्तानी तलबा कनाडा आएँ। हमें बहुत खुशी होगी। Pakistani students are interested in going to Canada. वंडरफुल, जबरदस्त। आपने पाकिस्तान में काफी सफर किया है। सयाह होने के नाते आपको पाकिस्तान कैसा लगता है? Tourist. Oh, I love it. I've gone to all of the provinces. मुझे पाकिस्तान बहुत पसंद है। मैं बलूचिस्तान के अलावा पाकिस्तान का हर सूबा घूम चुकी हूँ। कोरोना खत्म हो जाए तो मैं जल्द बलूचिस्तान जाने का प्लान बनाऊंगी। मुझे बाहर रहना अच्छा लगता है, इसलिए मैं आउटडोर एक्टिविटीज में ज्यादा मशगूल रहती हूँ। मुझे पहाड़ बहुत पसंद है, इसलिए मैं KPK और शिमाली इलाके ज्यादा जाती हूँ। खुशकिस्मती से कनाडा पाकिस्तान के शिमाली इलाकों में तरक्याती काम कर रहा है।
है, इसलिए मेरे पास वहाँ जाने का जवाब भी है। Oh, wonderful. So Canada NHL मंसूबे में कनाडा पाकिस्तान का खुसूसी पार्टनर है। NHL प्रोग्राम है क्या? Tell us something about this program. The National Hockey League in North America. नेशनल हॉकी लीग शिमाली अमेरिका में सबसे मशहूर खेल की अहमियत रखता है। हम जब भी हॉकी का नाम लेते हैं तो हमारा मतलब आइस हॉकी होता है। NHL ग्रीन हॉकी मंसूबे से हम पाकिस्तान के शिमाली इलाकों में हॉकी के खेल को फरोग दे रहे हैं। हमारा मकसद शिमाली इलाकों में नौजवान लोगों को गैर निसाबी सरगर्मियों में मशगूल रखना है। In activities, especially in winter time, when sometimes it's difficult. Wonderful. क्या आपको पाकिस्तानी खाना पसंद है? I do. I have to say that I. जी हाँ, मैं यहाँ आकर सब्जी खौर बन गई हूँ। मैं पहले इतनी सब्जियाँ नहीं खाती थी। पाकिस्तान में खाना बहुत जायकेदार है। पाकिस्तान में ताज़ा सब्जी और फल मैं बहुत शौक से खाती हूँ। कैनेडियन होने के नाते मौसमी फल खाना मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। Right from the fields. That's a real privilege. Oh, that's wonderful. So, हर एक्सेलेंट जनाब सफ़ीर, इंटरव्यू के रस्मी सवालात मेरे पास ख़त्म हो गए। अब मैं आपकी शख्सियत के बारे में जानना चाहूँगी। मैं रैपिड फायर राउंड का आगाज़ करने जा रही हूँ। मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगी, इनमें से आपको एक का इंतखाब करना होगा, लेकिन जल्दी। Choose one, but very quickly. Okay. Okay. Gym or hiking? Hiking. Hands down. इस्लामाबाद और ओटावा? Okay. दोनों में से एक का इंतखाब तो मुश्किल है। ओटावा मेरा घर है और इस्लामाबाद इंतहाई खूबसूरत शहर है। Wonderful place to be. Oh, that's nice to hear. कराची और लाहौर? Both are fascinating. Wonderful. Lakes or rivers? Rivers. Okay. Canadian fried rice और पाकिस्तानी बिरयानी? कैनेडियन बिरयानी बहुत ही मजे की होती है। कनाडा में पाकिस्तान के बहुत मजेदार खाने बनाए जाते हैं। Pakistani food in Canada. Oh yes, wonderful. Pop music or folk music? Probably folk music. Okay, so now अब मैं आपको एक लफ्ज़ कहूँगी। इससे आपके जहन में जो भी पहली बात आएगी, वो आपको कहनी होगी। Either it's a word or either it's a line. Okay. Okay. So Pakistan. Mountains. Beauty. Canada. Winter. Okay. Imran Khan. The Prime Minister. Justin Trudeau. And also a Prime Minister. Okay. CPAC. Oh, roads. Kashmir. Again, mountains. Okay. Mountains. Pakistan. Sea. Oh, beautiful. Karachi. Gwadar. Okay. Mother. I miss her. It's been a long time. मैं अपनी माँ को बहुत याद करती हूँ। 1 साल हो गया है मैं उनसे मिलने नहीं गई। Father. And similarly, I'm very lucky. मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे वालिदैन हयात हैं और मैं उन्हें बहुत याद करती हूँ। I do miss them. It's wonderful meeting you. It's wonderful knowing you. आपसे मिलकर, आपको जानकर बहुत अच्छा लगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि कोरोना के बाद दोनों ममालिक मजीद सरगर्मियों में एक दूसरे का साथ देंगे और एक बेहतर मुस्तकबिल की जानिब गामज़न पॉजिटिव एंड प्रॉस्परस डायरेक्शन। मैं उम्मीद करती हूँ अगली दफा हमारी मुलाकात मास्क के बगैर होगी। Without the masks on. Definitely we would be. ये थी मेरे साथ हर एक्सीलेंसी वेंडी गिलमोर। इनसे बातचीत करके इनके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान में वो सब जानकर बहुत अच्छा लगा एंड होपफुली कि ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाएं ताकि पाकिस्तान की जो तरक्की है वो और भी हमें ज़्यादा होती हुई नज़र आए। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते फिर किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक। और अब बात करते हैं कुछ कैंसर या सरतान के हवाले से, और ख़ास तौर पे जो ब्लड कैंसर है, एक ऐसी ख़तरनाक बीमारी है जिसका ताल्लुक इंसानी खलियात की तेज़ और बेहंगम बढ़ोतरी और इसमें इजाफे से होता है। कैंसर की वैसे तो जैसे कि हमें मालूम है बेशुमार इकसाम है, लेकिन ब्लड कैंसर या खून का जो कैंसर है ये बहुत ही ख़तरनाक है और पाकिस्तान में तो हज़ारों केसेस हर साल आते हैं इस हवाले से। बिल्कुल, ब्लड कैंसर के हज़ारों केसेस आते हैं जिनमें अक्सरियत जो होती है वो बच्चों की होती है और इन बच्चों में 50% से ज़्यादा बीमारी के तशखीस के 5 साल
के अंदर मौत के मुंह में चले जाते हैं बच्चे, और बाकी अफराद भी अपनी तबई उम्र पूरी नहीं कर पाते। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ब्लड कैंसर के लायक होने की लायक होने की वजूहात क्या है, किसी भी इंसान के कितना खतरनाक हो सकता है। आज हम ब्लड कैंसर से बचने के हवाले से, एहतियाती तदाबीर के हवाले से, तशखीस के हवाले से, इलाज के हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर उम्मे कुलसुम और कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, उनको हम वेलकम करेंगे। शौकत खानम हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आप हमारे साथ हमारे शो का हिस्सा बनी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम ब्लड कैंसर के हवाले से बात करें। बेसिकली इसको लाक होने की वजूहात क्या है, किस एज में ये बेसिकली डायग्नोज हो जाए तो बेहतर होता है? जी, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बुलाया। कैंसर जैसे आपने अभी बताया है कि उसकी बहुत ज़्यादा और अनसपोर्टेड जो ग्रोथ है सेल्स की, तो ब्लड कैंसर भी तकरीबन 3 किस्म के मेन टाइप्स हैं और उसके सब टाइप्स हैं। एक है जो ब्लड बोन मैरो के अंदर बन रहा है और वहाँ पे इरेगुलर और अनकंट्रोल उसकी ग्रोथ हो रही है। दूसरा है जो खुलियों में और गदूद, जिसे हम लिम्फ नोड्स कहते हैं, लिम्फोमास, वो होता है। और तीसरा होता है प्लाज्मा सेल्स में, जिसे माइलोमा कहते हैं। तो जो ल्यूकीमियाज हैं और लिम्फोमाज हैं, ल्यूकीमियाज मेनली ब्लड कैंसर जिसको आम जबान में कहते हैं, ये बच्चों में सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद ये यंग एडोलेसेंट्स 20s में और फिर ये मिडिल एज 40 से अबव में होता है। और सबसे अच्छी प्रोग्नोसिस या सबसे अच्छा आउटकम जो है वो बच्चों में होता है। जल्दी रिकवरी, बिल्कुल क्योर हो जाना। क्योर रेट सबसे हाई बच्चों में होते हैं और उसके बाद यंग एडोलेसेंट्स में होते हैं। इसकी वजूहात काफ़ी सारी होती हैं। जो मेनली है वो जेनेटिक्स हैं, जैसे कुछ डिजीज़ेज हैं, डाउन सिंड्रोम या ब्लूम सिंड्रोम या टेलेंजिएक्टेजिया, उसके साथ वो कुछ मेंटली भी रिटार्डेशन होती है, उसके और भी अलामत होती हैं और उनके साथ ये ब्लड कैंसर्स होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसा कैसे करें हम कि केसेस में कमी हो, इसको प्रिवेंट करने के लिए कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं? कुछ ऐसी हो सकती हैं कि लोग बाकायदा रेगुलर टेस्ट के लिए जाना शुरू हो जाए, या शादियां जब होती हैं उसमें लोग कुछ, तो हमें बताइए इसको कैसे रोकें हम? तो रोकने का ये है कि जैसे ये नॉन मॉडिफाइबल है, किसी की अगर फैमिली हिस्ट्री है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसमें अगर आप अपने डॉक्टर के पास जा रहे हैं और आपको पता है कि कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, तो मे बी आप उसको जल्दी चेक करके और अर्ली पकड़ सकते हैं। फिर कुछ केमिकल्स हैं जिसमें बेंजीन है, जिसमें फॉर्मल्डिहाइड है, जिसमें और ये जो फैक्ट्री रिलेटेड केमिकल्स हैं, अगर इनको सही चेक किया जाए, इनका डिस्पोजल सही किया जाए तो ये होता है। फिर थर्डली होता है स्मोकिंग की वजह से भी ब्लड कैंसर्स हो सकते हैं। स्मोकिंग सेसेशन इतनी इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ जो है, जैसे हमारी ट्रीटमेंट है जो कैंसर रिलेटेड ट्रीटमेंट है, उसके भी टॉक्सिसिटी के तौर पे बहुत देर बाद, अगर लॉन्ग लाइफ स्पैन हो 20 साल बाद या उससे ज़्यादा बाद भी ब्लड कैंसर्स होने के चांसेस होते हैं। सो जो कैंसर ट्रीटमेंट होती है वो आपका ऑन्कोलॉजिस्ट आपको एक रेगुलर इंटरवल पे चेक कर रहा था, उसके माइंड में होता है कि क्या क्या हो सकता है। बच्चे, बड़े, औरतें, मर्द, सबको हो सकता है। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि बच्चों में इसकी रेशो बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, रिकवरी के चांसेस भी उनमें हैं, तो किस तरह से ट्रीटमेंट इसका होता है? क्योंकि स्टेजेस ऑब्वियसली कैंसर की हैं, फर्स्ट स्टेज पे डायग्नोज हो और कहाँ पे जाके स्टॉप करना होता है, कुछ फर्दर लाइफ लॉन्ग भी इसके इलाज पॉसिबल होता है? जी, अब ये डिपेंड करता है कि एक्यूट ल्यूकीमिया है या क्रॉनिक ल्यूकीमिया है। क्रॉनिक में जैसे CML आमतौर पे लोग कहते हैं, क्रॉनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया, तो उसमें कुछ एक टैबलेट फॉर्म है जो सबसे अभी तक बेस्ट है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इजीली अवेलेबल है, उसकी 2nd 3rd जनरेशन भी आ चुकी हुई है। उसमें वो दवा देते रहते हैं और वो लाइफ लॉन्ग देनी होती है, चाहे वो पेशेंट रिमिशन में चला जाए तब भी वो लेता है। अगर वो ना ले 1-2 साल के बाद उसके वापस आने के चांसेस होते हैं। जो एक्यूट ल्यूकीमियाज होते हैं वो एग्रेसिव होते हैं, इसलिए उनका नाम एक्यूट है। वो जल्दी आते हैं, जल्दी जाहिर होते हैं, बहुत एग्रेसिव होते हैं, वो ट्रीटमेंट सेंसिटिव होते हैं। इसी वजह से अगर उनको जल्दी पकड़ के और उनका ट्रीटमेंट किया जाए तो वो क्योरेबल यानी कि 100% ख़त्म हो सकते हैं। जो लोग सेहतमंद हैं या जिनके बच्चे बज़ाहिर सेहतमंद हैं, वो लोग ऐसा क्या करें, ऐसा कौन सा अमल दोहराना शुरू कर दें जिससे हम जल्दी से जल्दी इस मरज़ की तशख़ीस करना शुरू कर दें? एक सोशली कैसा कल्चर इसके लिए चाहिए? उसके लिए ये है कि कुछ अलामात हैं, अगर वो जाहिर होना शुरू हो तो डरना नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि वो कैंसर रिलेटेड है, लेकिन अगर वो हो तो फिर आपको जाके किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को, जैसे अगर किसी को नाइट स्वेट्स शुरू हो जाएँ, अनएक्सप्लेन्ड, हर वक्त बुखार हो रहा है, पता नहीं चल रहा, एंटीबायोटिक खाई फिर हो गया और उसका कोई उनसे ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है और पता नहीं चल रहा किस वजह से हो रहा है। फिर अगर वेट लॉस शुरू हो गया, आप कुछ नहीं कर रहे, आप खा पी ठीक रहेंगे और आपका अनएक्सप्लेन वेट लॉस है। अगर आप पेल होना शुरू हो गए हैं, नाक कान से मसूड़ों से खून आना शुरू हो गया है, जिस्म के ऊपर वो धब्बे से पड़ना शुरू हो गए हैं जैसे प्लेटलेट की कमी से होते हैं,
ब्रूजेस जैसे हम कहते हैं, या आपके जोड़ों में दर्द शुरू हो गया है, सांस चढ़ना शुरू हो गया है, पेट फूलना गर्ज शुरू हो हम गया ये है, कहें हेडेक कि शुरू हो बॉडी गया के है, अंदर कोई भी ऐसी तब्दीली जो गैर मामूली हो, जो आपको और लगे कि ये prolonged गैर हो, मामूली और लंबी चल रही है। मतलब एक तो सर दर्द है, हो सकता है आपकी आईसाइट खराब हो रही हो, आपने जाके लेकिन चेक फॉर द कराया। लॉन्ग टर्म ये चलता रहे तो उसको हमें एग्जैक्ट, तो सबसे पहले जाके अपने सिंपल टेस्ट कराएं, अपने डॉक्टर के पास जाएं। और मेरी डॉक्टर्स को भी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप एक सीबीसी वाले टेस्ट में ही कुछ पैरामीटर्स हैं जो नॉर्मल से एबनॉर्मल देखते हैं, आपने ट्रीटमेंट किया है, मोस्ट लाइकली वो इन्फेक्शन की वजह से, आपने इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट किया और नहीं ठीक हो रहा और वो बढ़ रहा है, तो काइंडली उन मरीजों को किसी टर्शरी केयर हॉस्पिटल में जहां ऑन्कोलॉजी का सेटअप है प्लीज़ वहां भेजें। वहां पे उनका बोन मैरो होगा, उनके मजीद टेस्ट, फ्लो साइटोमेट्री, वो सारा कुछ होगा। वो उसके डॉक्टर साहब, अब ऐसा मौजूद है कि मजीद बात करने का दिल करता है, लेकिन टाइम हमारे पास कम है और कम वक्त में बहुत बेहतर आपने एक्सप्लेन किया। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड ब्लड कैंसर के हवाले से अवेयरनेस के लिए सबसे ज़रूरी है अपने जिस्म में आने वाली कोई भी ऐसी तब्दीली जो कि आपको बॉदर कर रही है और लंबी चल रही है, टेस्ट करवाइए, डॉक्टर के पास जाइए और इससे बचिए। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। इसी नोट पे एक ब्रेक लेते हैं। यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं मुमकिन हुआ कहीं वाजिब, कहीं मुमकिन हुआ कहीं वाजिब, कहीं फानी कहीं बका देखा, कहीं फानी कहीं बका देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं वो बादशाह तख्त नशी, कहीं वो बादशाह तख्त नशी, कहीं कासा लिए गदा देखा, कहीं कासा लिए गदा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, यार को हमने जा बजा देखा। आयशा रशीद हमारे साथ हैं, सिंगर हैं, अब हमारे साथ हैं, सिंगर हैं, अपकमिंग सिंगर हैं और यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपने सिंगिंग के शौक को भी पूरा करें। आयशा वेलकम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आयशा, सबसे पहले तो अपनी सिंगिंग के हवाले से बताएं, कैसे आपको शौक हुआ, कब आगाज़ किया आपने? बेसिकली मैं बचपन से नात पढ़ने का शौक़ था और सूफ़ी कलाम वगैरह। देन उसके बाद फिर जो प्राइमरी के बाद मेरी मदर की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मैं कुरान हिफ्ज़ करूं। उनको लगता था शायद मैं ज़हीन हूँ काफ़ी, तो फिर मैंने कुरान हिफ्ज़ किया। तब तक अभी मैं प्रॉपर सूफ़ी कलाम या सिंगिंग की तरफ नहीं आई थी, तब तक सिर्फ नात ही पढ़ रही थी। उसके बाद जब दोबारा अपनी स्टडी स्टार्ट की मैंने, फिर मुझे प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स मिले, मतलब कि कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पार्टिसिपेट जब मैंने किया, डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल तक के कॉम्पिटिशन्स जब विन किए, तो फिर एक कॉन्फिडेंस मिला और फिर प्रॉपर सिंगिंग स्टार्ट हो गई। ठीक हो गया। तो आपके फेवरेट सिंगर कौन है जिनसे आप इंस्पायर हैं? मेरे फेवरेट सिंगर बहुत से हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेवरेट है वो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो आयशा, घर वालों का, चूँकि आपने जिस तरह से कहा कि आपकी वालदा की ख्वाहिश थी कि आप नात पढ़ें और अब आप सिंगिंग की तरफ आई हैं, किस तरह का रिएक्शन है, किस तरह से रिस्पॉन्स देते हैं? नहीं, ऐसे तो उन्होंने रोका नहीं, उनकी ख्वाहिश हिफ्ज़ करने की थी, वो मैंने की। नात मैं अभी भी पढ़ती हूँ, मैंने छोड़ी नहीं है, नात पढ़ती हूँ साथ साथ। और सिंगिंग की तरफ मेरे आने की जो सूफ़ी कलाम, जो फादर की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी, मदर से ज़्यादा फादर की थी, और वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उन्होंने। सीखती है किसी से या अपने तौर पे? मैं सीखती हूँ।
अच्छा, उस्ताद हैं आपके कुछ? जी। कौन है बाकायदा? सर इसरार चिश्ती साहब। अच्छा जी। अच्छा, वो उनसे आप नात की ट्रेनिंग लेती हैं या मौसीकी की ट्रेनिंग? दोनों लेती जी। हैं। तो ठीक हो गया। इरादे क्या हैं आगे? इरादे आगे बेसिकली जो मेरी फील्ड मतलब कि स्टडीज़ जो कर रही हूँ मैं, वो फॉर्मली कर रही हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। ठीक है। तो उस फील्ड को भी साथ साथ लेके चलना चाहती हूँ और सिंगिंग को भी, दोनों फील्ड्स में अपना नाम बनाना चाहती हूँ। तो अभी आप क्या सुनाएंगे? और अभी मैं जैसे कि आपको बताया कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब मेरे फेवरेट सिंगर हैं, उन्हीं का एक सुनाऊंगी। प्लीज़। अखियां नू चैन ना आवे सजना घर आ जा, अखियां नू चैन ना आवे सजना घर आ जा, हरदम तेरी याद सतावे हुण फेरा पा जा, दर्दां दी मारी रो रो के हारी तांगा तेरियां ने मैनू मारिया प्यारिया, अखियां नू चैन न आवे सजना घर आ जा, सजना मेरे दर्द वंडा मेरी उजड़ी झोंक वसा, अपना बन के घर नू आ हुण ततड़ी नू सीने ला, सजना मेरे दर्द वंडा मेरी उजड़ी झोंक वसा, अपना बन के घर नू आ हुण ततड़ी नू सीने ला, छड़ के तू टूर गयो दूर वे केड़ी गल्ले होयो मजबूर वे, तकनिया राह तेरे मुख चले सावरे आजा मेरे दिल दे सहारे, अखियां नू चैन ना आवे सजना घर आ जा, हरदम तेरी याद सतावे हुण फेरा पा जा, दर्दां दी मारी रो रो के हारी तांगा तेरियां ने मैनू मारिया प्यारिया, अखियां नू चैन ना आवे सजना घर आ जा। ये इतना अच्छा गाती हैं तो अभी तक अपना कोई सॉन्ग प्रोजेक्ट क्यों नहीं किया आपने कमर्शियली? बस काम कर रही हूँ अपने काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे, इंशाल्लाह बहुत जल्द होने वाले हैं। जी। ओके सो कुछ भी आप कहना चाहें मैसेज जो लोग देना आपको चाहें देख हमारे रहे हैं, प्लेटफॉर्म यंगस्टर्स के लिए? आप खुद भी वैसे अभी तो इमर्जिंग है, अभी तक आपने आना है प्रॉपर्ली इस फील्ड के अंदर, सो कुछ भी आप कहना चाहें म्यूजिक को लेकर? म्यूज़िक को लेके मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर म्यूज़िक में बेसिकली ज़्यादातर सपोर्ट का मसला होता है, बच्चों को घर से सपोर्ट नहीं होती, तो अगर सपोर्ट घर वालों की चाहिए तो बाकी चीज़ों को यानी कि स्टडीज़ वगैरह को सबको साथ लेके चलना चाहिए, ये नहीं कि म्यूज़िक कर लिया तो स्टडीज़ सब चीज़ों को साथ लेके चलना है। बहुत शुक्रिया आयशा कि आप एक्सप्रेसो का हिस्सा बनी एंड वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। आयशा रशीद हमारे साथ मौजूद थी। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक। और अब हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ चाहता है, लेकिन आपको हम दिखाएंगे माइंड मैटर्स और आज का टॉपिक बनाना बड़ा इंटरेस्टिंग है। अक्सर आप लोग वीडियोस देखते हैं ना प्रैंक करने की, कैमरे में देख के हाथ हिलाते हैं, वैसे हम घरों में भी ये कहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इसके पीछे इसकी लाइन एक ड्रॉ होनी चाहिए। क्या इसका कॉन्सेप्ट है, इस पर आज माइंड मैटर्स में बात होगी। हम आपसे इजाजत लेंगे, कल नहीं मंडे को होगी मुलाकात। कल बेस्ट ऑफ चलेगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच इमरान एंड नर्मदा। वकार साहब, ये जो सोशल मीडिया पे स्पेसिफिकली यूट्यूब पे एक नया ट्रेंड निकला हुआ है कि जी यूट्यूबर्स जो हैं वो प्रैंक्स लोगों के साथ खेल रहे हैं और लोगों को रिडिक्यूल कर रहे हैं, उनको डिस्कस्टेड फील कराने के बाद एक सिंपल सी लाइन बोल रहे हैं कि जी कैमरा में देख के हाथ हिला दें, तो उस पे आपका क्या टेक है? हिना, साइकोलॉजी में जो एक्सपेरिमेंट्स और मोर देन 40 एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं जिनको अनएथिकल तस्वुर किया जाता है, उसकी वजह ये थी कि कंसेंट जो है उसका हासिल नहीं किया गया था जिन पे वो एक्सपेरिमेंट हुआ था। अच्छा, ठीक है। और इसमें अच्छा वो वाले एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि बड़ी अच्छी नीयत के साथ किए गए थे, लेकिन और उनसे बहुत बड़ी थ्योरीज बरामद हुई, यानी बहुत बड़े नजरियात वज़ा किए गए, लेकिन उसके बावजूद उनको शदीद क्रिटिसिज्म उनको होता है। एक मिलग्राम एक एक्सपेरिमेंट है जो कि तशद्दुद, बेसिकली उससे बहुत बड़ी थ्योरी जो थी जो साइकोलॉजी की ओबीडियंस की, वो बरामद हुई। अच्छा, इस तरीके से स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट है, वो भी इसी तरीके से कुछ लोगों को कैदी बनाया गया, कुछ को गार्ड बनाया गया और इस तरह उनको रोल दिए गए और वो अपने रोल में सीरियस से सीरियस तरीन होते चले गए और बाकायदा गार्ड्स ने
हालांकि उनको पता भी था कि ये सारा कुछ एक रोल है कुछ दिनों के लिए, लेकिन वो इतने सीरियस हो गए कि वो वाकई कैदियों ने कैदी अपने आप को समझना शुरू कर दिया, गार्ड्स ने अपने आप को गार्ड समझना शुरू कर दिया, उन्होंने पनिशमेंट और रिवॉर्ड देना शुरू कर दिया। तो ये तमाम जो है वो इंतहाई गैर अखलाकी इसलिए तस्वुर किए जाते हैं क्योंकि आपने उनसे जिसको कहते हैं इजाजतनामा नहीं लिया था जिन पे आप एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। अब आप आते हैं प्रैंक्स की तरफ। अब आप एक इस तरह के प्रैंक्स हैं जो कि आपको जनरली यूरोप में या मुख्तलिफ जगहों पे नजर आते हैं, जिसमें एक बंदा जो है उसने ऊपर अपने कोई झाड़ी सी बनाई हुई है और वो रोड के किनारे खड़ा हुआ है और जैसे ही वो कोई पास से गुजरता है तो वो यूं करता है, डरा देते हैं। ये डिबेटेबल हो सकता है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि शायद ये कुछ बेजरर सब हम इसको कह सकते हैं और इसकी इजाजत भी दे सकते हैं किसी हद तक। लेकिन जो कुछ यहाँ हो रहा है, यानी जो आप पाकिस्तान और भारत में देख रहे हैं प्रैंक्स, ये तो इस तरह है जिस तरह के बंदर के हाथ में उस तरह आने वाली बात है। मतलब मैंने इस तरह के प्रैंक्स बहुत ज्यादा देखे हैं जिसमें एक लड़का या लड़की बैठे हुए हैं, यानी वो लड़का लड़की मियाँ बीवी हैं और मियाँ बीवी बैठे हुए हैं और एक और बंदा आके तो वो जो खातून है उसको कहता है कि तुम इसके साथ क्यों बैठी हो, तुमने तो मेरा फलां फलां, और ये अपने आप उसका बॉयफ्रेंड जाहिर करता है। आपको मालूम है कि आप क्या कर रहे हैं, यानी आप एक रिलेशनशिप इतना ह्यूमिलिएट कर रहे हैं कि आप रोड पे किस तरह किसी को जाके, यानी आप इमेजिन कीजिए कि उस वक्त क्या क़यामत उस खातून पे गुजरी होगी। ठीक है, ये एक नॉर्मल प्रैंक्स है जो हमारे नजर आते हैं, उन खवातीन पे क्या गुजरती होगी जब अपने शोर के साथ बैठी है और बंदा आके वो कहता है असैसिनेशन कर दी आपने उसके हस्बैंड के सामने और उसका फिर क्या प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट। उसके बाद आप ये समझते हैं कि वो आपके कैमरे को देख के हाथ हिलाएगा, वो जो आपको मार रहा है तो फिर वो आप मारते ही चला जाएगा। मेरे ख्याल है कि इस पे उन लोगों को जिनके साथ ये होता है उनकी भी अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि इस हवाले से बाकायदा आप कानूनी इदारों का मदद ले सकते हैं, ऐसे लोगों को पकड़वा सकते हैं। ये कोई यहाँ तक भी मैंने देखे हैं प्रैंक्स जिसमें कोई बंदा आ रहा है, एक मजदूर आ रहा है और आपने मजदूर को कहा कि ये तुम्हारे पास कौन सा मोबाइल है, ये मोबाइल उससे ले लिया, और ये कौन, इससे तो आवाज ही नहीं जा रही, मोबाइल तोड़ दिया। तोड़ने के बाद आपने उसको कार के चंगा मतलब उसको जलील करने के बाद आपने उसको कोई नया मोबाइल दे दिया। अब क्या वो नया मोबाइल उसकी जो ह्यूमिलिएशन है या बेइज्जती की जिस लेवल पे आपने उसको पहुंचाया है वो, इसके एक और फॉर्म जो है स्क्रिप्टेड है। स्क्रिप्टेड में कोई मजायका नहीं है, मतलब स्क्रिप्टेड में तो आप उसको एक ड्रामा का शक्ल दे सकते हैं कि आप उसको कह सकते हैं कि इट्स अ ड्रामा के एक जवाब निकलता है, उस आपने भी एक्ट करना है, वो दूसरे ने भी एक्ट करना है। लेकिन बहुत सारे प्रैंक्स ऐसे हो रहे हैं जिसमें ड्रामा का आंसर नहीं है, वो एक्चुअली लोगों को इसी तरह तजलील हो रही है और वो किया। ये क्या है प्रैंक, बुनियादी तौर पे क्या है? बुनियादी तौर पे अगर हम इसको इखलाकियात के हवाले से देखें तो हमारे पास एक ही लफ्ज है, ये झूठ है, फ्रॉड है ना, एक झूठ है। चाहे वो आर्जी सतह का है, चाहे वो बहुत ही टेम्पररी है, वक्ती है, लेकिन है तो झूठ। यहाँ का जो प्रैंक है वो भी कोई बेजरर नहीं होता या एक खूबसूरत, हालांकि इसकी बड़ी खूबसूरत चीजें भी हो सकती हैं, वो नहीं होती, बल्कि इसकी भी फिर वही शिद्दत पसंदी या एक एक्सट्रीम रवैया हमें नजर आता है जिससे लोग जिच होना शुरू हो जाए, इरिटेट होना शुरू हो जाए, इरिटेट हो, अगला बंदा जिच हो, वो गालियां निकाले, वो थप्पड़ मारे, वो जो प्रैंक करने वाला है उसको मार पड़े, सो दैट कि वो ज्यादा नहीं, वो मार तुमको पड़ती है, प्रॉब्लम ये नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है कि अब जो इस वक्त ट्रेंड निकला हुआ ना प्रैंक्स का, उसमें टारगेट ही जो प्रैंक करने वाला है उसका ये होता है कि उसको मार पड़े। उसकी वजह यह है कि फिर व्यूअरशिप वो ज्यादा से ज्यादा, जहां लोगों को सेंसिटाइज करने की जरूरत है कि अगर आपके साथ ऐसा प्रैंक हो भी रहा है तो आप उसका एक्शन लें, आप प्रॉपर रिपोर्ट करें टू द रेलेवेंट अथॉरिटी, आप उनको बताएं कि हमारे साथ ये हुआ, ताकि फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट्स को हम अवॉइड कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वकार साहब।